डियर स्टूडेंट्स, अधिगमकर्ता के रूप में विकास यूनिट 3 में आपको सीखने की विशेषताएं कराई गई थी और आज है सीखने की प्रक्रिया। जैसा कि पहले बताया गया कि सीखना एक सतत, व्यापक और जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। सीखना एक साथ नहीं हो जाता, बल्कि सीखने के लिए विभिन्न अनुभवों को एकत्रित करना पड़ता है। संपूर्ण अनुभव अनेक क्रियाओं तथा उपक्रियाओं से बनता है। यानी सीखना जो है संपूर्ण अनुभव, अनेक क्रियाएं जो उसमें होती हैं या कुछ ऐसी उपक्रियाएं होती है उनसे बनता है। सीखने की प्रक्रिया के सोपानों का हम अध्ययन करेंगे। कौन कौन से सोपान हैं इसमें? सीखने की प्रक्रिया का सोपान इसमें कहा है, मिलर तथा डोलार्ड ने निम्न प्रकार से वर्णन किया कि सीखने के लिए व्यक्ति को किसी वस्तु की आवश्यकता अनुभव होनी चाहिए, उसे कुछ देखना भालना चाहिए और उसे कुछ करना चाहिए और अंत में उसे कुछ प्राप्त करना चाहिए। सबसे पहले आता है सीखने की प्रक्रिया के सोपान में अभिप्रेरणा, मोटिवेशन। मनुष्य प्रत्येक कार्य जिसे वह करना चाहता है किसी न किसी अभिप्रेरणा से संचालित होता है। व्यक्ति की बहुत सी आवश्यकताएं होती हैं। ऐसी आवश्यकताएं जिसे वह संतुष्ट नहीं कर पाती या उनकी संतुष्टि करने के लिए प्रयास करता है, वह इसकी पूर्ति के लिए उसमें प्रेरक उत्पन्न होता है, मोटिव होता है उसमें, तथा व्यक्ति अत्यधिक क्रियाशील हो जाता है। अभिप्रेरणा ही उसे उद्देश्य की ओर ले जाती है तथा व्यक्ति उस प्रयोजन के प्रति प्रेरित होकर क्रिया को करने के लिए बाध्य हो जाता है। यानी सोपान में सबसे पहले है अभिप्रेरणा। दूसरा है उद्देश्य। सीखना एक लक्ष्य प्रेरित क्रिया है। व्यक्ति का व्यवहार प्रयोजन से पूर्ण होता है। वह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक निश्चित उद्देश्य की ओर व्यवहार करने लगता है। उद्देश्य निर्धारित हो जाने पर उसके व्यवहार की दिशा स्पष्ट और निश्चित हो जाती है। मानव उस क्रिया को सीखना नहीं चाहता जो उसकी आवश्यकता तथा उद्देश्य की पूर्ति ना करती हो। यानी उद्देश्य वो होना चाहिए जिससे मानव की आवश्यकता की पूर्ति हो, उसकी आवश्यकता की पूर्ति हो, तभी वो उस चीज़ को सीखेगा, नहीं कि वो उस कार्य को, उस क्रिया को क्यों करेगा। नेक्स्ट है बाधा। उद्देश्य प्राप्ति के लिए बाधा उपस्थित न होने पर व्यक्ति को कोई नया अनुभव प्राप्त नहीं होता। जब तक उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कोई बाधा नहीं उत्पन्न होती तो वो उसे प्राप्त नहीं कर पाता, बल्कि बाध्य के आ जाने पर व्यक्ति अनेक प्रकार के संभावित व्यवहार करता है और क्रिया करता है। यह प्रयत्न एवं भूल, सूझ अथवा तर्क के द्वारा उपयुक्त व्यवहार को खोज निकालता है कि उसमें से कौन सा सही है, कैसे वो अपने उद्देश्य की प्राप्ति की ओर अग्रसर हो सके। नेक्स्ट है
विभिन्न संभावित अनुक्रियाएं। बाधा उत्पन्न होने पर मानव समस्त परिस्थिति की खोज करता है। वह अनेक संभावित क्रिया से व प्रतिक्रिया से जो वो करता है तथा इन सब के लिए वह तर्क वितर्क सूझ प्रयत्न भूल आदि का सहारा लेता है, तब वो अपनी आवश्यकता अनुसार उद्देश्यों की पूर्ति करता है। पुनर्बलन नेक्स्ट है, यदि कोई अनुक्रिया आवश्यकताओं की पूर्ति से सफलता प्रदान करती है तो वह अनुक्रिया संतोषजनक एवं सुखद होती है। साथ ही वह अनुक्रिया पुनर्बलित हो जाती है। अन्य सभी असफल अनुक्रियाओं को व्यक्ति भुला देता है तथा भविष्य में आवश्यकता पड़ने पर सफल क्रिया की पुनरावृत्ति करता है। संगठन नेक्स्ट है, सीखना उचित व सफल अनुक्रियाओं का चुनाव एवं संगठन है। प्रत्येक प्रकार की सीखने की क्रिया से प्रगति के साथ ही मानसिक संगठन भी होता रहता है। अधिगम की क्रिया के विभिन्न अंगों का संगठन नवीन ज्ञान को पूर्व ज्ञान की ओर जोड़ने के लिए किया जाता है। इससे नवीन अनुक्रिया उसके ज्ञान का एक अंग बन जाती है। तो जो हम सोपान थे इसमें सबसे पहले था अभिप्रेरणा, उद्देश्य, बाधा, विभिन्न संभावित अनुक्रियाएं, पुनर्बलन, संगठन। अब है अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। उसमें शिक्षार्थी से संबंधित कारक हैं, शिक्षक से संबंधित कारक हैं,
फिर पाठ्य वस्तु से संबंधित कारक है अधिगम व्यवस्था से संबंधित कारक है लास्ट है वातावरण से। वातावरण से संबंधित कारक तो सबसे पहला है शिक्षा से संबंधित कारक। इसमें बालक है। बालक किसी भी क्रिया को सीखने का केंद्र बिंदु होता है। शिक्षा का उद्देश्य बालक को या बालक का सर्वांगीण विकास करना है। इस दृष्टि से बालकों की रुचि, योग्यता, क्षमता, व्यक्तिगत भेद, बुद्धि आदि के आधार पर उत्पन्न की गई क्रिया प्रभावशाली सिद्ध हो सकती है। बालक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का आधार है, इसलिए उसके अभाव में अधिगम की कल्पना नहीं की जा सकती। इसलिए हम कह सकते हैं अधिगम को सबसे पहले प्रभावित करने वाला कारक में बालक ही मुख्य इम्पोर्टेंट है। फिर दूसरा है सीखने की इच्छा। इसमें बालकों को नया ज्ञान देने से पूर्व वह नितांत आवश्यक है, यह बहुत जरूरी है कि उसमें सीखने के प्रति जिज्ञासा उत्पन्न की जाए, क्योंकि ऐसा होने पर विद्यार्थी प्रतिकूल परिस्थितियों में भी किसी बात को सीखने में सफल हो जाता है। सीखने की इच्छा के अतिरिक्त छात्रों का आकांक्षा स्तर भी उच्च कोटि का होना चाहिए, जिससे बालक कठिन तथ्यों को भी आसानी से समझ सके। यदि किसी बालक में सीखने की इच्छा ही नहीं है तो वो कुछ नहीं सीख पाएगा। फिर उसकी शैक्षिक पृष्ठभूमि। अधिगम पर इस बात का बहुत प्रभाव पड़ता है कि सीखने वाले की शैक्षिक योग्यता क्या है। यदि छात्र किसी विषय में पिछड़ा है तो उस विषय से संबंधित नवीन ज्ञान सीखने में उसे कठिनाई का सामना करना पड़ेगा, और यदि किसी छात्र की एक विषय में शैक्षिक योग्यता सामान्य से अधिक है तो छात्र उस विषय में नया ज्ञान आसानी से सीख लेगा। नेक्स्ट है शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य। सीखने से पहले बालक का शारीरिक व एवं मानसिक रूप स्वस्थ रहना अति आवश्यक है, क्योंकि बालक के ध्यान, रुचि एवं एकाग्रता का इस पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। किसी भी प्रकार की मानसिक विकृति, शारीरिक रुग्णता तथा मानसिक तनाव का प्रत्यक्ष प्रभाव बालकों के अधिगम पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। शारीरिक एवं मानसिक रूप से अस्वस्थ बालक शीघ्र ही थक जाते हैं, इसलिए बालकों के अंदर शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और वो ठीक होंगे तो सीखने में, सिखाने में उन्हें आसानी होगी। नेक्स्ट है परिपक्वता। अधिगम की प्रक्रिया को बालक के शारीरिक एवं मानसिक परिपक्वता अधिक प्रभाव बनाती है। छोटी कक्षाओं में बालक की मांसपेशियों
को मजबूत बनाने की ओर ध्यान दिया जाता है ताकि वे कलम, किताब आदि को पकड़ना सीख जाएं। उन्हें व्याकरण एवं पहाड़े आदि का ज्ञान भी इस दृष्टि के बाद ही कराया जाता है। बहुत सी चीज़ें बालक में तभी सीख जाता है जब उसमें परिपक्वता आ जाती है, चाहे वह उसे कितना भी प्रशिक्षण क्यों ना दे दे। नेक्स्ट है अभिप्रेरणा। सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा का महत्वपूर्ण स्थान है। यदि बालक को किसी नवीनतम ज्ञान या कार्य को सीखने के लिए प्रेरित नहीं किया जाता तो वह उस क्रिया में रुचि नहीं लेगा। अभिप्रेरणा में सीखने की इच्छा प्रबल होनी चाहिए। अभिप्रेरणा उत्पन्न करने के लिए यह आवश्यक है कि बालक को उसके लक्ष्य स्पष्ट कर दिया जाए कि उसका लक्ष्य क्या है, वो इसे करके क्या प्राप्त करता है, उसकी क्या आवश्यकताएं पूरी होगी। इसलिए भी प्रेरणा बहुत आवश्यक है। सीखने वाले की अभिवृत्ति। यदि किसी विषय के प्रति छात्र की नकारात्मक अभिवृत्ति है तो शिक्षक चाहे कितना भी परिश्रम करे, छात्र को अधिगम में उन्नति होने की संभावना नहीं होती। इसके विपरीत यदि सीखने वाले की किसी विषय के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति है तो वह सरलता से उस विषय को सीख जाता है। किसी विषय के प्रति सीखने वाले का रुझान बहुत महत्वपूर्ण होता है। सीखने का समय और वह अवधि। यदि छात्र अधिक देर तक किसी क्रिया को करना चाहता है या करता रहता है तो वह थकान का अनुभव कर लेता है और थकान अनुभव होने के बाद अधिगम की प्रक्रिया में स्थिरता उत्पन्न हो जाती है। और विद्यालय में समय चक बनाते समय भी इस बात का ध्यान रखा जाता है कि पहले कठिन विषय बाद में आसान विषय पढ़ाया जाए। मध्यांतर की व्यवस्था भी इसी उद्देश्य से की जाती है। नेक्स्ट है बुद्धि। तीव्र बुद्धि वाला बालक किसी भी ज्ञान को शीघ्रता से सरलता से सीख जाता है, लेकिन मंद बुद्धि वाला बालक सामान्य बुद्धि वाले बालक के साथ भी सीखने में बाधा रहती है और बुद्धि लब्धि तथा शैक्षिक लब्धि में उच्च सकारात्मक सहसंबंध होता है। तीव्र बुद्धि वाला बालक को अभिप्रेरणा में अत्यंत आवश्यकता होती है और अधिगम प्रक्रिया का बुद्धि एक सबसे महत्वपूर्ण घटक है। अधिगम प्रक्रिया किसी क्रिया को किस प्रकार संपादित किया जाता है, इससे भी अधिगम प्रभावित होता है। यद्यपि मनोविज्ञान अधिगम की प्रक्रिया के संपादन पर एक मत नहीं है, फिर भी यह बात अपनी जगह सत्य है कि बालक किसी भी क्रिया को अपने ही ढंग से ग्रहण करता है, चाहे अधिगम की प्रक्रिया किसी भी ढंग से क्यों ना संपादित की जाए। तो आज के लिए मैं इतना ही। कल मैं आपको शिक्षा से संबंधित, पाठ्यवस्तु और अधिगम से संबंधित और वातावरण संबंधित कारक कराऊंगा। ठीक है, धन्यवाद।